Hi everyone. Now we are doing exempted services under GST. इससे पिछली वीडियो में आप exempted goods की लिस्ट समझ चुके होंगे और आप पढ़ चुके होंगे. उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं जो मैं पढ़ाऊं और आप पढ़ें. That was just a list to be remembered. 2-3 बारी आप उसको पढ़ लोगे तो वो वैसे भी माइंड में रहेगी. कोई क्वेश्चन अगर आएगा उसके ऊपर तो आपको वर्ड याद आ जाएगा. लेकिन exempted services is not like goods, right? You have to pay very much attention on every service specified in the document. आपके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे exempted services वाले. उन नोट्स को ओपन कर लीजिए और उसके साथ साथ ही इस वीडियो को देखते रहिए. exempted services को मैंने क्या किया, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. मतलब जितनी भी सर्विसेज थी उनमें से एजुकेशन वाली छांट के अलग कर दी गई, हॉस्पिटल वाली, मेडिकल केयर वाली अलग कर दी गई, ट्रांसपोर्टेशन वाली अलग कर दी गई. मतलब एक एक कैटेगरी मैंने बना दी और उससे आपको एग्जेम्प्टेड सर्विसेज समझ आ जाएगा. जिस समय आप एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पढ़ रहे होंगे आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज पढ़ते समय आपको ये चिंता नहीं करनी कि क्वेश्चन कैसा आएगा. क्वेश्चन की चिंता करने से दोस्तों टॉपिक भी रह जाता है. जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको अपने आप एहसास हो जाएगा अरे ये क्वेश्चन है, ये तो बस एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है. क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो यही तो पूछ लेगा कि जो चीजें वो आपको दे रहा है लिस्ट बनाकर उसमें से क्या टैक्सेबल है क्या एग्जेम्प्ट है. बट गुड्स में क्या होता है, सिर्फ नाम होते हैं. सर्विस में बहुत कुछ होता है. सर्विस का डिस्क्रिप्शन, सर्विस का कंडीशन, ये उसको सर्विस देगा तो एग्जेम्प्ट है, वो इसको देगा तो एग्जेम्प्ट नहीं है. इसमें बहुत सारे इफ और बट है. तो आराम से आप एक एक करके सर्विस पढ़िए, धीरे धीरे करके अलग अलग सर्विस का डिस्क्रिप्शन हम समझते हैं. टोटल 31 पेजेस हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के मेरे हैंड रिटन नोट्स के. मतलब ये हुआ कि कुल 31 पेजों में आपको सारी एग्जेम्पशन प्राप्त हो जाएंगी. 31 पेजेस का अगर ये पूरा पढ़ाई आपने कर लिया, यू आर डन विद एग्जेम्पशंस एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. आपको एक बात बताऊं, वैल्यू ऑफ सप्लाई की आपने वीडियो देखी होगी, उसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराया मैंने. क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे कराओ, कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई टॉपिक एग्जेम्पशन का घुस जाता है. तो एग्जेम्पशन और करने के बाद आप वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन कर पाएंगे, तब ज्यादा अच्छा आपका पेपर क्लियर हो पाएगा. राइट, आइए शुरू करते हैं. एग्जेम्प्टेड सर्विसेज ये आप देख लीजिए आपके सामने इस समय कुल 31 पेजेस के नोट्स हैं. इसको हमने एज में खोला है ताकि हम इस पर राइटिंग भी कर सकें. एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, राइट दोस्तों. अब सबसे पहले हम इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसे अरेंजमेंट करा है सर्विसेज का. एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में आप देख रहे होंगे ऐसे अलग अलग कलर, अलग अलग पॉइंट्स में आपको अलग अलग हेडिंग्स मिलेंगी. जैसे सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज. तो जितनी भी एग्जेम्पशंस चैरिटेबल से रिलेटेड थी वो सारी की सारी ढूंढ के मैंने एक कैटेगरी में डाल दी. आप देखो एंट्री 1 मतलब एग्जेम्पशन नंबर 1 चैरिटेबल से रिलेटेड थी. एंट्री नंबर 13 चैरिटेबल से रिलेटेड थी. फिर उसके बाद एंट्री नंबर 60 चैरिटेबल से रिलेटेड थी. एंट्री नंबर 80 चैरिटेबल से रिलेटेड थी. और ये पूरा हो गया. तो अब चैरिटेबल वाली एग्जेम्पशन खत्म हो गई, एग्रीकल्चर वाली शुरू हो गई. तो आपको ये जो एंट्री नंबर है ये एक्चुअली ये एग्जेम्पशन नंबर है. भारत सरकार ने जो एग्जेम्पशन की लिस्ट जारी करी उसमें हर एग्जेम्पशन का एक अपना नंबर है फिक्स. जैसे सेक्शन का नंबर नहीं होता फिक्स, वैसी एग्जेम्पशन की जो लिस्ट है उसमें एंट्री का नंबर फिक्स्ड है कि एग्जेम्पशन नंबर 1, एग्जेम्पशन नंबर 5, एग्जेम्पशन नंबर 8. तो मैंने क्या करा, जो एग्जेम्पशन की पूरी लिस्ट थी उसमें से छांट के चैरिटेबल वाली एक जगह कर दी, एग्रीकल्चर वाली एक जगह कर दी, एजुकेशन वाली एक जगह कर दी. तो इससे आपको क्या होगा, क्योंकि वो सिमिलर वाली एग्जेम्पशन आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी. कोई गाना बनाने की जरूरत नहीं है एग्जेम्पशन याद करने के लिए, कोई निमोनिक्स बनाने की जरूरत नहीं है एग्जेम्पशन याद करने के लिए. हल्का सा भी आपका वो क्या होता है निमोनिक बिगड़ा तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी पेपर में. नॉर्मल नॉवल की तरह जैसे आपने आज तक मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़े वैसे ही इसको पढ़ लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा. अगर आप चीजों को समझेंगे तो मेमोरी बेस्ड टेक्निक्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. राइट, आइए देखिए
तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहली सर्विस जो चैरिटेबल और रिलीजियस लोगों से जुड़ी हुई है और वो एग्जेम्प्ट है, राइट। इन एग्जेम्पशंस के फ्लो चार्ट को समझकर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि एग्जेम्पशन क्या कहना चाहती हैं। देखते हैं, वहां लिखा है सर्विस बाय एन एंटिटी, सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। इसका मतलब यह हुआ, दो चीजें आपको यहां पर ध्यान देनी होंगी। एक तो वो कहना चाहते हैं कि आपकी एंटिटी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो कौन सी होनी चाहिए, जो 12AA में रजिस्टर्ड है, मतलब जो खुद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, और उसके द्वारा करी जाने वाली जो चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं केवल वही एग्जेम्प्ट हैं। चैरिटेबल एक्टिविटी के अलावा कोई और कॉमर्शियल काम वो करने लगे तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक धर्मार्थ संस्था हैं। आप कॉमर्शियल काम करने लगेंगे तो वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आप चैरिटेबल संस्था ठहरे लेकिन आप वो सामान बेच रहे हैं जो वैसे अदरवाइज टैक्सेबल है, तो टैक्स तो लगेगा ही चाहिए ना। इसलिए दो बड़ी बातें आपको यहां ध्यान रखनी पड़ेंगी कि एक तो सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो 12AA में रजिस्टर्ड है, जिसमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो काम करा जा रहा है वो क्या होना चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटी। लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटी की लिस्ट बड़ी स्पेसिफाइड है। चैरिटेबल एक्टिविटी ओपन एंडेड नहीं है। चैरिटेबल एक्टिविटी में ऐसा नहीं है कि उनने सब कुछ इंक्लूड कर लिया। चैरिटेबल एक्टिविटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाले काम करोगे तो एग्जेम्प्ट है, इनके अलावा कुछ करोगे तो एग्जेम्प्ट नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात, कौन है जो ये सेवाएं दे रहा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो 12AA में रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, इसके द्वारा प्रदान करी जाने वाली कौन सी सेवाएं एग्जेम्प्ट हैं, सिर्फ वो वाली सेवाएं जो यहां लिस्टेड है। यहां पर लिस्टेड सर्विसेज के अलावा कोई और अगर सर्विस दी जाएगी तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। देखिए कौन कौन सी सर्विसेज यहां पर लिखी है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो 12AA में रजिस्टर्ड है, जिसको इनकम टैक्स में छूट प्राप्त है, जो इनकम टैक्स में डिडक्शन देता है डोनर्स को, ऐसा इंस्टीट्यूट अगर नीचे दी गई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तब जीएसटी माफ है। कौन कौन सी सर्विस, देखो, पहला पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। दूसरा एडवांसमेंट, किसका पता नहीं। तीसरा एडवांसमेंट किसका पता नहीं। प्रिजर्वेशन किसका पता नहीं। एक एक करके पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। देखो पहला पब्लिक हेल्थ में तो बहुत कुछ आता है, पब्लिक हेल्थ में तो न जाने क्या क्या है, लेकिन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक हेल्थ में काम कर रहा है वो क्या क्या होगा, या तो केयर करें आप, या काउंसलिंग करें, या अवेयरनेस फैलाएं। केयर और काउंसलिंग किसकी करनी है, ऑफ टर्मिनली इल, जो बहुत बीमार हैं, सीवियर तरीके से फिजिकल या मेंटली डिसेबल हैं, या HIV एड्स से पीड़ित हैं, या फिर नार्कोटिक ड्रग्स या अल्कोहल के प्रभाव में हैं। इन लोगों की, आप मेरा एरो देख रहे हैं, एरो ये पर्पल कलर का, इनकी क्या करनी है, केयर या काउंसलिंग। किनकी करनी है केयर और काउंसलिंग, बहुत बीमार लोगों की, सीवियर फिजिकल और मेंटली डिसेबल लोगों की, HIV एड्स से सफर कर रहे लोगों की, नार्कोटिक्स ड्रग्स और अल्कोहल में डूबे हुए लोगों की केयर या काउंसलिंग, ये करना है। और अवेयरनेस फैलानी है किसके बारे में, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में, सावधानी ही उपाय है, फैमिली प्लानिंग के बारे में, और HIV इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपकी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन बातों में अवेयरनेस फैला रही है, इन बातों में केयर और काउंसलिंग कर रही है, तो इन सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा, भले ही आप पैसे लेकर ये काम कर रहे हो। आराम से देख लीजिए भाई, आप किसी टर्मिनली इल की केयर कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, कोई बात नहीं। सीवियर फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों को आप केयर और काउंसलिंग दे रहे हैं, कोई बात नहीं। HIV एड्स वालों को आप केयर और काउंसलिंग दे रहे हैं, कोई बात नहीं। इनमें पैसा अगर आप लोगों से लेते भी हैं, पेशेंट से, तब भी उस सर्विस पर जीएसटी नहीं लग रहा। और प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और HIV इन्फेक्शन के बारे में अगर आप अवेयरनेस फैलाते हैं तो भी उस पर कोई जीएसटी लग नहीं रहा। ये बात क्लियर हो गई। चलो, दूसरा कौन सा काम है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा करा जाने वाला जो एग्जेम्प्ट है, एडवांसमेंट करना, मतलब फैलाना, बढ़ाना, आगे पहुंचाना, ग्रोथ करवाना। किसकी,
रिलीजन की, स्पिरिचुअलिटी की और योगा की, धर्म को अगर आप बढ़ावा देंगे, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को अगर आप बढ़ावा देंगे, योगा को आप बढ़ावा देंगे, तो वो जीएसटी से माफ है। लेकिन अभी बताऊं, आगे लिखा आएगा योगा मीन्स योगा, योगा डज नॉट मीन्स एरोबिक्स, योगा डज नॉट इंक्लूड ज़ुम्बा। ठीक है, सिर्फ योगा को बढ़ावा देना जीएसटी से माफ है, ज़ुम्बा कराने के पैसे लोगे तो जीएसटी माफ नहीं होगा। ठीक है, अगला कौन सा काम है जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन करे और वो माफ हो जाएगा? एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए, वो स्किल डेवलपमेंट करवाए। किन का? आम लोगों का नहीं, अबंडेंट, ऑर्फन्ड और होमलेस चिल्ड्रन का, फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड पर्संस का, प्रिजनर्स का, कैदियों का, और उन लोगों का जो 65 साल से ऊपर है और रूरल एरिया में रहते हैं। अब आप देखिए, ये शब्द बड़े कीमती हैं। अगर किसी सवाल में रूरल एरिया का मेंशन नहीं है और वहां सिर्फ ये लिखा है कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट करा 65 वर्ष से ऊपर लोगों का, तो वो टैक्सेबल मानना। जब तक रूरल एरिया का 65 वर्ष से ऊपर का आदमी ना हो और उसका स्किल डेवलपमेंट ना हो और उसकी एजुकेशन ना हो, तब तक वो टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है। याद करिए, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो 12AA में रजिस्टर्ड है, उसके कितने कामों के बारे में हम बात कर रहे हैं? 4 कामों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला काम क्या था? हेल्थ केयर से रिलेटेड केयर और काउंसलिंग करनी थी कुछ लोगों की, अवेयरनेस फैलानी थी कुछ चीजों की। दूसरा क्या काम था? एडवांसमेंट ऑफ योगा, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और तीसरा काम क्या था? एजुकेशन देना, स्किल डेवलपमेंट करवाना, आम आदमियों की नहीं, खास लोगों की। वो खास लोग कौन है? ये रहे वो बच्चे जो छोड़ दिए गए, वो बच्चे जो अनाथ हैं, वो बच्चे जिनका घर नहीं है, वो लोग जो फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड हैं, ट्रॉमा में जी रहे हैं, जेल में रह रहे हैं, और आखिरी वो लोग जो 65 वर्ष से ऊपर के हैं लेकिन रूरल एरिया में रह रहे हैं। इन लोगों के लिए जो सेवाएं दी जाएंगी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उन पर जीएसटी नहीं। आप रटते हैं लिस्ट, फायदा क्या है उसको रटने से? फील करेंगे तो बस जाएगा दिमाग के अंदर। कोई भी कहानी गानी नहीं पड़ती याद करने के लिए। अगर आपको फिल्म पसंद आएगी तो कहानी अपने आप मन के अंदर बस जाएगी। आप फील करिए कि क्या एग्जेम्प्ट है और क्यों एग्जेम्प्ट है। आपका दिल बता देगा एग्जेम्पशन की लिस्ट पढ़कर कि हाँ ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए था। कुछ चीजें तो देखो याद करनी पड़ती हैं कि 500 रुपए तक का टिकट एग्जेम्प्ट है कि 1000 रुपए तक का, होटल का किराया 1000 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, ऊपर है तो टैक्सेबल है। ये सब तो यकीनन याद करना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, HIV एड्स को कोई स्प्रेड कर रहा है और सरकार उस पर जीएसटी लगा रहा है। डोंट यू थिंक कि इसे याद करने की जरूरत है? ये तो एग्जेम्प्ट होना ही चाहिए। इसलिए मैं बताया, चौथी चीज है प्रिजर्वेशन करना। किसका? पर्यावरण का, वाटरशेड का, जंगलों का, वो जो वन्य जीवन है उसका, वाइल्ड लाइफ का। अब आप देख लीजिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर ये 4 काम करे जाएंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। समझ आ गई जी बात? ये थी एंट्री नंबर 1। अब एंट्री नंबर 13 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको पक्का ये समझ आ गया ना कि एंट्री नंबर क्या होता है। सरकार ने तो एक लंबी सी लिस्ट निकाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह, 80-82 उसमें नाम आ गए। ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। तो सरकार ने कोई उनकी ग्रुपिंग करके नहीं लॉन्च करा कि हेल्थ केयर वाली एग्जेम्पशन वो एक जगह रख दे और चैरिटेबल वाली वो एक जगह रख दे। सरकार ने ऐसा कष्ट नहीं लिया बिल्कुल भी। सरकार तो खेल खेल रही है। सरकार कह रही है 1 2 3 एग्जेम्पशन है, लेकिन 1 के बाद 2 से लेकर 12 तक कोई भी एग्जेम्पशन चैरिटेबल नेचर से रिलेटेड नहीं थी। तो मैंने 1 के बाद क्या लिया? सीधे 13, क्योंकि ये भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाली एग्जेम्पशन है। बात समझे तुम? चैरिटेबल वाली, उस पूरी लिस्ट में से चैरिटेबल वाली जितनी थी मैंने निकाल लिया अलग अलग और उन्हें एक जगह रख दिया। हो गई बल्ले बल्ले वाली बात। देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ, कौन दे रहा है ये सर्विस? अरे वही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। क्या सर्विस दे रहा है? कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। ओहो, धार्मिक आयोजन हो रहा है, राम कथाएं हो रही हैं, रिलीजियस सेरेमनी, या किराए पर दे रहे हैं आप? क्या? प्रेसाइड्स मतलब वो जगह, वो अहाता किसका? रिलीजियस प्लेस का, जो जनरल पब्लिक के लिए है। किसी पर्टिकुलर आश्रम में कोई निजी बाबा जी जनता को आयोजन ना करने दें, उसकी बात नहीं चल रही यहां पर। जनरल पब्लिक के लिए कोई रिलीजियस प्लेस बनाया गया और अगर उसे किराए पर दिया जाएगा तो उस पर जीएसटी
नहीं लगेगा। कौन सी जगह किसकी है ये? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की, रिलीजियस ट्रस्ट की जो 12AA में है, या अदर रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट बॉडी अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स। मेरा कहने का मतलब ये है, ये और ये देखने की जरूरत नहीं, मैं तो पहले से बोलता आ रहा हूं आपको। मैंने आपको चैरिटेबल वाली एग्जेप्शन पढ़ानी है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर अपनी जगह किराए पे देगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यहां ना स्टार है, देखो स्टार नजर आया, स्टार, स्टार में ना नीचे किराए का अमाउंट लिखा है। अगर उतने किराए से ज्यादा कमाओगे ना भाई साहब तो टैक्स लग जाएगा। मेरी बात सुनना आप ध्यान से, पिछले पेज वाली याद हो गई। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो 12AA में रजिस्टर्ड है वो क्या करेगा? वो केयर और काउंसलिंग करेगा उन लोगों की जिनके नाम लिखे थे। अगर वो अवेयरनेस फैलाएगा उस चीज की जो वहां लिखा था। वो एडवांसमेंट करेगा योगा का, रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का। वो एडवांसमेंट करेगा किसका? एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट का। किन की? उन लोगों की जिनका नाम वहां पर लिखा था। और आखिरी बताओ क्या था कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्शन करे एनवायरमेंट का, वाइल्ड लाइफ का, है ना, ये सब काम करे। और ये काम करे रिलीजियस सेरेमनी के लिए अगर अपनी जगह दे रहा है किराए पर तो उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। रिलीजियस सेरेमनी कराने के लिए अगर पैसे लिए जा रहे हैं पंडित जी के द्वारा तो उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ये लिखा है बस यहां पर। लेकिन किराए का एक अमाउंट है, अगर उससे ज्यादा कमाओगे भाई साहब तो आप कमर्शियल हो गए, फिर तो जीएसटी देना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, रेंट शुड बी लेस देन द फॉलोइंग लिमिट। ओहो, अब आई बात सामने, शुड बी लेस देन द फॉलोइंग लिमिट्स। क्या है लिमिट? अगर कमरा है जो धार्मिक संस्था किराए पे देती है 1000 रुपए से कम होना चाहिए। अगर कोई प्रमाइस कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया मतलब शादी ब्याह या किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए दिया तो एक दिन का 10,000 रुपए से कम किराया है तो जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी धार्मिक स्थलों पर दुकानें भी किराए पे होती हैं, कॉमर्शियल स्पेस होता है वो भी 10,000 रुपए है, लेकिन वो पर महीना है। 10,000 रुपए महीना से कम का अगर किराया तो जीएसटी माफ है। पता चला मंदिर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 25 दुकानें किराए पे उठी हुई हैं, मंदिर ट्रस्ट उसका पैसा कमाती है और उस पर जीएसटी भी नहीं देती। जीएसटी लगेगा अगर उन दुकानों का किराया अलग अलग डीड में 10,000 से कम, 10,000 से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा, 10,000 से नीचे तभी माफ है। समझ गए आप लोग? अब देखो ये दो और बची हैं, एंट्री 60 और एंट्री 80। ये दो और बची हैं जो चैरिटेबल से रिलेटेड है। इन दो को अगर आप और कर लो तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाली एग्जेम्पशन पूरी हो जाएंगी। देखो, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेजेस फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार जितनी भी धार्मिक यात्राएं अरेंज करवाती है वो किसी भी रिलीजन की हो, राइट, अमरनाथ की यात्रा हो या वो हज यात्रा हो, जो भी यात्राएं भारत सरकार आयोजित करवाती है, उसको स्पॉन्सर करती है, उसका अरेंजमेंट करती है, वो जो सर्विसेज है वो माफ है। 80 नंबर में क्या लिखा है? सर्विसेज बाय ट्रेनिंग और कोचिंग। ओहो, ट्रेनिंग दे रहा भाई, कोई कोचिंग दे रहा है, किस बात में? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जो ये कोचिंग दे रहा है, कौन दे रहा है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। साफ साफ तो लिखा है बाय एंटिटी अंडर सेक्शन 12AA। तमाम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है वो संगीत की ट्रेनिंग देते हैं, तमाम लोग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं, तमाम मंदिरों में अखाड़े हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो पहलवानी कुश्ती करवा रहे हैं, तो क्या हो गया? वो एग्जेम्प्ट है वो, क्योंकि यहां लिखा है एंट्री नंबर 80 में साफ साफ रिक्रिएशनल का मतलब बताया गया ओनली व्हेन रिलेटेड टू आर्ट और कल्चर एंड स्पोर्ट्स। कोई मंदिर अगर भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देता है और उसके पैसे लेता है तो उस पर जीएसटी क्यों लगा रहे हो साहब? माफ, ये लिखा है। अब आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को फील करो ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के कामों को फील करो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बारे में बातों को फील करो, बस जाएगा आपके अंदर अपने आप सब कुछ। लोग रट रहे बैठ के, मैं समझ नहीं आता बिल्कुल। एग्जेम्पशन में याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, लिमिट्स याद करनी पड़ती हैं। ये 1000 10,000 वो ठीक है, लेकिन कई बार देखोगे सवाल करोगे तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाली एग्जेम्पशन हो गई, अब एग्रीकल्चरल वाली एग्जेम्पशन करते हैं।